नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण। कंपनी की जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें सुधार करने के लिए कंपनियों का आंतरिक और बाह्य पुनर्निर्माण किया जाता है। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत हम कंपनी के आंतरिक स्थिति को सुधार करके उसको वापस प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी में बदलने का प्रयास करते हैं। हम उसकी संपत्तियों, उसके दायित्वों आदि का मूल्यांकन करके और उसमें सुधार करते हैं। और दूसरी जो तरीका होता है वो बाह्य पुनर्निर्माण। बाह्य पुनर्निर्माण में क्या करते हैं, आंतरिक स्थिति में सुधार नहीं करके उसको बाह्य पुनर्निर्माण के माध्यम से उसका समापन करके, उसका एकीकरण करके अन्य जो कंपनी फायदे में चल रही है उसमें उसको मिला दिया जाता है, ताकि उसके मैन पावर, उसके एसेट्स का यूज करके जो फायदे में चल रही है उसको और ज़्यादा फायदा पहुंचाया जाए और उनके जो अनार्थिक जो इकाई है जो बंद होने की स्थिति में उस संपत्तियों को फायदे में चलने वाली कंपनी के मिलाकर उसका यूज बेहतर तरीके से किया जा सके। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये बताने देना चाहता हूँ कि ये हमारे जो बीकॉम पार्ट 3 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उनका एक चैप्टर है कंपनियों का एकीकरण, उससे संबंधित ई कंटेंट बनाया गया है। तो सभी विद्यार्थियों को पूरा ध्यान से इसको सुनना है और जो बातें आपको अच्छी लगे उसको नोट करना है, क्योंकि जब हम इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे तब इसकी जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो पूरा ध्यान से सुनेंगे। शुरू करते हैं। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण। प्रत्येक व्यवसायिक संस्थान का उद्देश्य लाभप्रद विकास करना होता है। प्रत्येक जो हमारा औद्योगिक व्यवसायिक संस्थान है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट करना होता है विकास के साथ साथ। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल वही व्यवसायिक प्रगति कर सकते हैं जो तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होते हैं। आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है। आज बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है और वहाँ पर वही कंपनियाँ टिक सकती हैं जो टेक्नोलॉजी में बेहतर हैं और आर्थिक रूप से सक्षम है। अगर टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है और आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, तो वो मार्केट में नहीं टिक सकती। बड़ी व्यावसायिक इकाइयों से प्रतियोगिता में व्यवसाय चलाने में छोटी इकाइयाँ पूंजी, तकनीक, प्रबंध कौशल आदि दृष्टि से स्वयं को कमज़ोर पाती हैं। छोटी जो व्यवसाय इकाइयाँ हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो पुरानी हो चुकी है। उनका प्रबंध का कौशल है वो भी पुराना हो चुका है। अब नई प्रकार की व्यू रचना के माध्यम से व्यापार किया जा रहा है। आजकल हम जो पहले सोच नहीं सकते थे उसके आधार पर हमारा व्यापार हो रहा है। पहले कभी किसी ने सोचा था क्या कि मुफ्त में देकर भी हम कमाई कर सकते हैं, मुफ्त में देकर भी हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये उन्होंने रिलायंस जो समूह है उसने जियो नाम से टेलीकॉम कंपनी बनाई और उन्होंने मुफ्त सब जो कस्टमर है उनको वो सेवाएं प्रोवाइड कराई और धीरे धीरे वो अब कंपनी बहुत ही फायदे में चल रही है। तो इस जो व्यू रचना है उसको चेंज करना होगा और छोटी जो कई इकाइयाँ हैं वो व्यू रचना चेंज नहीं कर रही हैं। उनको
प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। तो उनको क्या करना चाहिए, वो बड़ी इकाइयों के सामने अपने आप को कमज़ोर पाती है। इसके कारण क्या होता है, छोटी व्यवसाय की इकाइयों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में वो नहीं होती है। किनसे, बड़ी इकाइयों से। तो इस कमी को क्या करेंगे, दूर करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए संयोग, जिसको हम कम्बिनेशन बोलते हैं, के अनेक रूपों में एक रूप से दो या दो से अधिक इकाइयों का एकीकरण है। संयोग क्या है, दो या दो से अधिक इकाइयों का एकीकरण है, जिससे छोटी इकाइयों की अनेक दुर्बलताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जिससे क्या हो जाती है, दो या दो से अधिक कंपनियों का एकीकरण किया जाता है और जिससे छोटी इकाइयों की अनेक दुर्बलताएं स्वतः समाप्त हो जाती है तथा एकीकृत कंपनी की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ होती है। एकीकृत जो कंपनी कर रही है उसकी आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा सुदृढ़ होती है। एकीकरण अनार्थक इकाइयों को आर्थिक इकाइयों में परिवर्तित करने में योगदान देता है। जो इकाइयां बंद होने की कगार पर है या जिनसे हमें नुकसान हो रहा है, हमें उन कंपनियों को बंद करके उन्हें आर्थिक इकाइयों में परिवर्तित करने का में जो योगदान देता है वो एकीकरण देता है। कंपनी को आर्थिक तथा बाह्य मितव्ययिताओं का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करता है। कभी कभी संरचनात्मक विचारों से प्रेरित होकर समाज विरोधी भावनाएं जैसे एकाधिकार प्रवृत्ति आदि से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सहयोग समाज का पोषक न होकर शोषक बन जाता है। जो कम्युनिकेशन मैंने अभी बताया, अगर उसमें ये एकाधिकार की प्रवृत्ति आ जाती है तो इससे समाज को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो समाज का पोषक नहीं होकर उनका शोषक हो सकता है। क्योंकि अगर एकाधिकार हो जाएगा तो मार्केट में जो वस्तु है वो उसका जो मूल्य है वो अपने हिसाब से तय करेगा, और अपने हिसाब से तय करेगा तो समाज को उसके ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो समाज को पोषक देने वाला होना चाहिए, शोषक देने वाला नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं एकीकरण को। एकीकरण रूपी सहयोग से तात्पर्य वर्तमान में कार्य कर रही दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन कर दिया जाता है। वर्तमान में जो हमारी कंपनियां चल रही हैं जिसमें दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन कर दिया जाता है और उनके व्यवसाय का एकीकरण करने हेतु एक नई कंपनी का समावेलन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक नई कंपनी का क्या करते हैं, हम समावेलन करते हैं। पुरानी सभी कंपनी को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस प्रकार एकीकरण के अंतर्गत वर्तमान में विद्यमान दो या दो से अधिक इकाइयां अपना विलय इस उद्देश्य हेतु सम्मिलित एक नई कंपनी में करते हैं। जो एकीकरण करना चाह रही हैं कंपनियां, उन दो या दो से जो अधिक कंपनियां हैं उनका क्या करते थे, हम समापन कर देते हैं और उनके स्थान पर एक नई कंपनी का निर्माण करते हैं। इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, एकीकरण। इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो देखिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एकीकरण रूपी सहयोग करना चाहती हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड चाहती हैं कि उनका एकीकरण हो जाए। तो वर्तमान में विद्यमान ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों कंपनियों का अपना अस्तित्व समाप्त करना होगा। दोनों को क्या कर दिया जाएगा, दोनों कंपनियों को समाप्त कर दिया जाएगा और दोनों को मिलाकर ए बी लिमिटेड नाम से नई कंपनी बनाई जाएगी।
ए खत्म, बी खत्म, दोनों को खत्म करने के बाद उन दोनों कंपनियों की का व्यवसाय है वो परचेज करेगी ए बी लिमिटेड। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, अमालगमेशन, एकीकरण। परिस्थिति को पूरा ध्यान में समझना है कि दोनों कंपनियों का समापन हो जाता है और एक नई कंपनी का निर्माण होता है। इस परिस्थिति को हम एकीकरण कहते हैं। अब है सेविलियन अब्जॉर्प्शन। सेविलियन रूपी सहयोग के अंतर्गत वर्तमान में विद्यमान दो या दो से अधिक कंपनियों का मिलन होता है। इसमें भी दो या दो से अधिक कंपनियों क्या होता है, मिलन होता है। सेविलियन में एक विद्यमान कंपनी अन्य कंपनियों को आत्मसात कर लेती है। देखिए परिस्थिति में चेंज हो रहा है। इसमें एक कंपनी है जो मौजूदा कंपनी है वो चालू रहती है और बाकी जो कंपनियां एकीकरण चाह रही हैं उसको उसमें मिला दिया जाता है, आत्मसात कर लिया जाता है। इस परिस्थिति में क्या होता है, सरल शब्दों में हम करना चाहें तो इसमें एक कंपनी को छोड़कर सभी कंपनियों का समापन कर दिया जाता है। इसमें सभी कंपनियों का समापन नहीं होता है, एक को छोड़कर बाकी सब का समापन कर दिया जाता है। और एकीकरण में क्या होता है, सभी कंपनियों का समापन करके एक नई कंपनी बनाई जाती है। सेविलियन में एक कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों का व्यवसाय उसमें मिला दिया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड तीन कंपनियां हैं, वो समापन करना चाहती हैं। तो एक कंपनी विद्यमान रहेगी, बी और सी कंपनी का समापन करके उसको एक कंपनी में मिला दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को सेविलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेविलियन बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन। और एकीकरण में ए लिमिटेड, बी लिमिटेड खत्म और उनके स्थान पर ए बी लिमिटेड का निर्माण हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। आपसी समझौते द्वारा विभिन्न कंपनियों में एकीकरण, सेविलियन और सहयोग की व्यवस्था की जाती है। क्रय प्रतिफल की राशि, उनके भुगतान की विधि निर्धारण हेतु आपसिक समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कंपनियों का जब एकीकरण या सेविलियन किया जाता है तो उनके क्रय प्रतिफल की राशि, उनकी भुगतान की क्या प्रोसेस होगी, उसका निर्धारण आपसी समझौते के माध्यम से किया जाता है, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंपनियों का एकीकरण अथवा सेविलियन में से कौन सा स्वरूप हो, ये कंपनियों के आपसी समझौते पर निर्भर करता है। एकीकरण करना है या सेविलियन करना है, ये कंपनी के जो समझौता होता है आपस में उस पर तय होता है। अगर दो कंपनियां हैं और वो चाहती हैं कि दोनों कंपनियों का समापन हो और उनके स्थान पर एक नई कंपनी का निर्माण किया जाए तो उस परिस्थिति में हम एकीकरण करेंगे। और दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि ए, बी और सी लिमिटेड है और वो चाह रहे हैं कि ए लिमिटेड का तो व्यापार चालू रहे और बी और सी लिमिटेड उसमें आत्मसात कर ले। तब हम क्या करेंगे, सेविलियन की जो स्वरूप है उसका प्रयोग करेंगे। लेखा मानक अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड हमारा 14 है के अनुसार लेखांकन की दृष्टि से कंपनियों के एकीकरण और सेविलियन में कोई सार्थक अंतर नहीं है। दोनों में कोई ज़्यादा मेजर जो डिफरेंस है वो नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप सब अपना अध्ययन जारी रखें, क्योंकि जो हमारा ये कोरोना काल चल रहा है तब तक आपको ऑनलाइन स्टडी पर ही डिपेंड रहना होगा, क्योंकि
बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक है। तो आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना स्टडी का जो टाइम पीरियड है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।